देखते हैं तो नेशनल लेवल पर जो इंट्रेंस लिया जाता है तो लोकल और नॉन लोकल की आवाज़ आती है, तो क्या बच्चे परेशान हैं? 2010 तक एक माहिदा था जी कि तेलंगाना के बच्चों को आंध्रा में 15% नॉन लोकल 10 ईयर्स का जो पीरियड था वह ख़त्म हो गया। इसीलिए लोकल नॉन लोकल इस वक्त बर्निंग टॉपिक में है तेलंगाना में। माइनॉरिटी को लेकर तो कितने बच्चे क्वालिफाई हुए और कितने सीट्स मिल सकते हैं और क्या कट ऑफ रहेगा? हाँ, अभी और एक बड़ा अहम सवाल उन्होंने किया कि एक तरफ निशानात रैंक, फिर दूसरी तरफ क्या सीट मिलेगी नहीं, कट ऑफ का मसला। साल गुज़श्ता तेलंगाना में BC जुमले पर 432 पर और माइनॉरिटी में 433 पर सीट मिली थी। तो हमारे पास 4% रिजर्वेशन है BC का, जिसमें मुसलमान आते हैं। 4 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। यहाँ पर 330 सीट ए जुमले के हैं, जिसको हम CAQ कहते हैं, यानी फ्री सीट कहते हैं। इस बार उम्मीद है कि लगभग 800 के करीब मुस्लिम तलबा को दाखिला मिलेगा। जैसे कि आपने बताया कि इम्कानात, उम्मीदें वाबस्ता है, अगर रैंक उस बुनियाद पर नहीं है तो फिर दूसरा हम क्या तरीका अख्तियार कर सकते हैं? हाँ, आप जैसा कि बात किए मिस्टर मुनीर ने, अक्सर ये समझते हैं कि हमको उम्मीद है, इम्कान है, लोग नहीं आएंगे, एडमिशन मिल जाएगा, हाँ। मार्क 280 है, तो आपको दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आता। आप अपने आप को समझते हैं तो एक खाम ख्याली है। चूँकि कट ऑफ जो होता है सेम मार्क्स के बच्चे, सपोज इस बार 479 या 480 कट ऑफ गया, तो उसके नीचे जो 478 के कई बच्चे रहते हैं। जी हाँ। नाज़रीन आदाब, सियासत TV के तालीमी प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम मिस्टर MA हमीद। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं नीट के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक़ से, क्योंकि जो सवालात इससे पहले किए गए थे, काउंसलिंग को लेकर जो खदशात ज़ाहिर किए गए थे और जो तनाज़ात पैदा हुए थे, उसका तमाम तर हल निकल गया है। अब रजिस्ट्रेशन के तौर पर अब ऑनलाइन करना है तो उसमें तरीक़ाकार क्या रहेगा, काउंसलिंग किस बुनियाद पर दी जाएगी, की जाएगी और कौन कौन से रैंक की बुनियाद पर कौन कौन से कोर्स के लिए आप अहल होते हैं और कौन से कॉलेज के लिए आप जो है तकर्रुर को पाते हैं या फिर वो उसमें आपको सीट मिलती है, उस बारे में हम तफसील से बात करेंगे MA हमीद से। सर, आप जानते हैं कि 2024 का नीट कई तनाज़ात का शिकार हुआ, अब राहतकारी मिल गई है, तो अब ये रजिस्ट्रेशन का जो मामला आया है सामने, तो उसकी तफसीलात क्या है, क्या एहतियात करना चाहिए? नीट 2024 का रिज़ल्ट आया 4 जून को। उसके बाद कई तनाज़ात आए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए और CBI ने इंक्वायरी रिपोर्ट दी। लम्हे आखिर में मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद रिवाइज स्कोर कार्ड आया। जी हाँ। और जो बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था उसके 5 नंबर कम कर दिए गए। जी। तो रिवाइज स्कोर कार्ड के बाद 3 तरह के बच्चे रह गए। जो अटेम्प्ट किए गलत निकला, 5 नंबर चले गए। जो अटेम्प्ट किए सही मार्क्स से, उनके मार्क्स सेम रहे, रैंक कम हुआ। और जो अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं किए थे उनके मार्क्स वैसे ही रहे, उनके भी रैंक कम हुआ। जी। रिवाइज रैंक के बाद MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया कोटे का 1 अगस्त को ही ऐलान कर दी। 14 अगस्त से उसका अपना शेड्यूल दे दी, जो AIQ ऑल इंडिया कोटे के 15% सीट के लिए रहेगा। जी। हर रियासतें अपनी अपनी स्टेट लिस्ट जारी किए। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना भी जारी कर दिया। जी हाँ। और रियासती सतह का जो मदार इदारा होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, वो काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिए। और CAQ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के तहत A कैटेगरी के MBBS और BDS के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है 4 अगस्त से। और 13 अगस्त तेलंगाना स्टेट में KNR-UHS कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने जारी कर दी गए और इस दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रही है। सर, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है, चल रहा है, तो जो इक़दामात होते हैं ख़ास तौर पर, तो वो क्या होने चाहिए और क्या एहतियात बरतना चाहिए? काउंसलिंग वेब बेस्ड है, यानी वेब बेस्ड काउंसलिंग है। आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। KNR-UHS की जो स्टेट लिस्ट रही उसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि ये परमानेंट तेलंगाना के रेसिडेंट के हैं, जिन्होंने तेलंगाना से इंटरमीडिएट पास किया था, उनकी लिस्ट है। इसमें उन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं जो नॉन लोकल में थे। जी। जो इंटरमीडिएट बाहर से किए, 12 बाहर से किए, वो एक लोकल मसला, नॉन लोकल मसला
चल रहा है जी और लोग नॉन लोकल के तहत भी इसमें फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। जी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 3,500 जारी है। तमाम सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद रजिस्टर करता फॉर्म आ रहा है। जी उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद वेरीफाइड के बाद जब पेपर निकलेगा कि आपको किस ज़िम्मे के आ गया, वो आपका फाइनल वेरीफाइड रहेगा। जी। फिर स्टेट की रजिस्टर कैंडिडेट जो वेब ऑप्शन के लिए चॉइस फिलिंग कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए अहल होंगे, उनका लिस्ट में नाम आएगा और उसका जब शेड्यूल लिया जाएगा तब आपको MBBS के लिए अलग और BDS के लिए अलग अलग वेब ऑप्शन डालना, कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। यकीनन इक़दाम और एहतियात आपके हक़ में है। अगर आप चाहें तो आप अप्लाई करते वक्त इन तमाम चीज़ों को जो है गौर करें और उस पर जो है मुंजमद ना हो, बल्कि उस बारे में जो है लोगों से पूछें और उससे वाक़फ़ियत हासिल करें। सर, आपने बात की है लोकल नॉन लोकल, जब हम देखते हैं तो नेशनल लेवल पर जो इंट्रेंस लिया जाता है तो लोकल और नॉन लोकल की आवाज़ आती है, तो क्या बच्चे परेशान नहीं होंगे? देखिए, तेलंगाना आंध्रा में 2010 तक एक माहिदा था जी कि तेलंगाना के बच्चों को आंध्रा में 15% नॉन लोकल और आंध्रा के बच्चों को तेलंगाना में 15% जो है 10 साल तक लगना। अब ये साल उनका माहिदा ख़त्म हो गया। 10 ईयर्स का जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया। इसीलिए लोकल नॉन लोकल इस वक्त बर्निंग टॉपिक में है तेलंगाना में और आंध्रा में। ऐसे तलबा जो तेलंगाना के रहते हुए आंध्रा में लिखे एग्ज़ाम जाकर कर्नाटक में लिखे या सऊदी में या बाहर लिखे, वो लोग इन दिनों उलझन का शिकार हैं कि क्या उनको लोकल कंसीडर किया जाएगा, क्या उनको नॉन लोकल कंसीडर किया जाएगा, उनको किस ज़िम्मे में सीट मिलेगी या नहीं भी मिलेगी। सर, एक सवाल और बनता है यहाँ पे, हम देखते हैं जैसे आपने लोकल नॉन लोकल की बात की है, तो ये बताइए कि तेलंगाना स्टेट में कितने सीट्स है और कितने जो है क्वालिफाई हुए? इस साल तेलंगाना में 73,000 स्टूडेंट ने फॉर्म दाखिल किया। उनमें OC कैटेगरी के लिए जो आम ज़िमरा था, जिसके मार्क्स रिवाइज के बाद 162 हो गए, लगभग 33,000 स्टूडेंट है जी और 49,000 स्टूडेंट OBC या BC ज़िमरे के बाद 127 मार्क्स लाकर कामयाब हुए। जी इसीलिए KNR की लिस्ट में 49,000 बच्चों के यानी अबव 49,000 स्टूडेंट की लिस्ट जारी हुई है। वो तमाम लोग ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स और अपना स्टेट लिस्ट में रैंक देख सकते हैं। जी सर, अब हम बात करें कि माइनॉरिटी को लेकर, तो कितने बच्चे क्वालिफाई हुए और कितने सीट्स मिल सकते हैं और क्या कट ऑफ रहेगा? हाँ, अभी और एक बड़ा अहम सवाल उन्होंने किया कि एक तरफ निशानात रैंक, फिर दूसरी तरफ क्या सीट मिलेगी नहीं, कट ऑफ का मसला। साल गुज़श्ता तेलंगाना में BC ज़िमरे पर 432 पर और माइनॉरिटी में 433 पर सीट मिली थी। तो हमारे पास 4% रिजर्वेशन है BC का, जिसमें मुसलमान आते हैं। माइनॉरिटी कॉलेजेस में 4 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, दक्कन मेडिकल कॉलेज, शादान, VR के वुमेन माइनॉरिटी का है और अयान। यहाँ पर 330 सीट ए ज़िमरे के हैं, जिसको हम CAQ कहते हैं, यानी फ्री सीट कहते हैं। इसके बाद 4% के अलावा OC में या अदर कास्ट में गवर्नमेंट कॉलेजेस में और नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में पिछले साल 479, बाद में एक कैंडिडेट 750 बच्चों को मिला। इस बार उम्मीद है कि लगभग 800 के करीब मुस्लिम तलबा को दाखिला मिलेगा। यकीनन उम्मीदें वाबस्ता रखिए, अगर आप हकदार हैं तो आपको जो है वो सीट मिलेगी। अगर आपका रैंक अच्छा है या कॉलेज आपको जो है इंतखाब करते हैं तो उसमें भी आप जो है हिस्सेदार बन सकते हैं। सर, हम बुनियादी बातों पे आते हैं, जैसे कि हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो कितने मरहले में काउंसलिंग होगी, कहाँ से कहाँ तक जो है इसका मरहलावार होगा? काउंसलिंग में ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, उसका अलॉटमेंट आएगा 15% बच्चे। स्टेट की काउंसलिंग होगी, स्टेट काउंसलिंग अलॉटमेंट आएगा 85। अब इन दिनों जो टॉप रैंकर्स है वो सोच रहे हैं कि एक साथ दो चीज़ें आ गई, दोनों में टकराव हुए। ऐसा नहीं, ऑल इंडिया कोटे के अलॉटमेंट के बाद स्टेट कोटे में का वेब ऑप्शन आएगा जी। तो वेब ऑप्शन के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि ये नहीं कि आपको सीट उस्मानिया में ऑल इंडिया कोटे में आई फिर आप स्टेट पे भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से टकराव को ना रखते हुए 2 काउंसलिंग अलग अलग हो रही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलग अलग रिजर्वेशन के कैटेगरीज हैं, जैसे OC, अदर कास्ट जिसको आप जनरल भी कहते हैं, या UR अनरिजर्व कहते हैं। तो OC में, अदर कास्ट में जनरल और UR अनरिजर्व आते हैं।
कास्ट के रिजर्वेशन में एससी है, एसटी है, बीसी में बीसीए, बीसीबी, बीसीसी, बीसीडी और मुस्लिम बीसीई है। इसमें भी मेल यानी जर्नल और फीमेल यानी एफ, उसमें भी 2 हैं। उसके अलावा स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत पीएचओ फिजिकली हैंडीकैप ऑर्थोपेडिक या पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्वेशन है लगभग 5%। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट या रिपब्लिक ऑफ परेड पर 1% खरीद सर्टिफिकेट रिजर्वेशन है। और कैप में जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, चिल्ड्रंस ऑफ आर्म्ड पर्सनल, आर्म्ड पर्सनल में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आता है, इनके तलबा जी कैप कैटेगरी में आते हैं। कैप कैटेगरी के बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में पिछले साल से पीएमओ भी कर दिया गया, यानी जो पुलिस में शहीद होते हैं पीएमओ स्टेट गवर्नमेंट के, उसके लिए भी रिजर्वेशन है। स्पोर्ट्स का कोटा रिजर्वेशन में नहीं है, तो एक तरफ कास्ट का रिजर्वेशन है, दूसरी तरफ पीएचएनसीसी का रिजर्वेशन है। और ये रिजर्वेशन पूरे कॉलेजेस के लिए अलग है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में पूरों के अलग अलग कट ऑफ या ब्रेकअप या सीट मैट्रिक्स होती है, जिसमें बता दिया जाता है कि किस ज़िमरे में कितनी सीट है। उस्मानिया में बीसीई में 10 सीट होंगी, पीएच के लिए 4 सीट होंगी, हर एक के लिए कितनी कितनी सीट आती है आपको ब्रेकअप वैकेंसीज में और इस सीट मैट्रिक्स में बता दिया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ एक ही कोटा है CAQ, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में ए कैटेगरी के अलावा बी कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा और सी कैटेगरी NRE कोटा है। और तेलंगाना में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो ए कैटेगरी में शामिल नहीं है, वो है अनुराग यूनिवर्सिटी का नीलमा कॉलेज, वहाँ पर ए कैटेगरी नहीं बी कैटेगरी है। यकीनन तमाम तफसीलात आपके सामने हैं। एम ए हमीद साहब ने बताया कि जो कैटेगरीज वाइज है या फिर रिजर्वेशन बेस पे जो है रैंक की बुनियाद पे आपको जो सीट मिलती है वो कौन कौन से कॉलेज के तहत आती है, उसमें आप किस तरह के सीट हासिल कर सकते हैं रिजर्वेशन की बेस पर। सबसे अहम जब हम बात करेंगे सर, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर हम बात करेंगे, BCE सर्टिफिकेट रखने वालों के लिए जो तरीक़ाकार क्या रहेगा, क्या क्या ऐसे दस्तावेज़ात हैं जो उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर तेलंगाना यूनिवर्सिटीज़ में कलजवी नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने शेड्यूल के साथ ही एक प्रॉस्पेक्टस दिया है, जिसको हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहते हैं या प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। उसमें तमाम नुकात पर अमल कर लें। स्कोर कार्ड, नया स्कोर कार्ड, रिवाइज स्कोर कार्ड जो 23 जुलाई के बाद का हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या WP नंबर हो, पहले के बताएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। जी हाँ। दूसरी बात जो आएगी आपके 12th का सर्टिफिकेट, जिसको हम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, उसके अंदर आपका परसेंटेज देखा जाएगा, कब पास किए गए, उसका बोनाफाइड एंड स्टडी सर्टिफिकेट और TC। SSC 10th क्लास, जिसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी काम आएगा, जहाँ पर आपकी तारीख़ी पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट में यहाँ पर क्लियरली परमानेंट तेलंगाना के लिए 4 साल लाजमी तौर पर बताना है। 9th 10th कहाँ से किया आपने, स्कूल का नाम, बोर्ड, अदर बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है। देन आपको रहेगा इंटरमीडिएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंटर की इक्वल, तो SSC, ICSE, CBSE कोई और कोर्स हो, ममासिल भी होंगे तो आपको बताना होगा, तमाम चीज़ों को अपलोड करना होगा। आधार कार्ड को अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, BCE भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट है। ये तमाम चीज़ों को आप अपलोड कर दे रहे। फीस पे करने के बाद 3500 पे करने के बाद अपलोड हो गए। जितनी आपको 500 KB थी उस पर आपने बना दिया। उसके बाद एक पेपर फॉर्म निकलेगा, पेपर पर आपकी नेम, सिग्नेचर आएगी, फ़ोटो आएगी, रैंक और मार्क्स आएंगे, उसको आप रखना होगा। इसके बाद जितने सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए थे वो तमाम सर्टिफिकेट को यूनिवर्सिटी वेरीफाइड करेगी। SC लिखने से SC नहीं होते जब तक ये सर्टिफिकेट ना हो, BC लिखने से जब तक BC ना होती। उसी तरीके से लोकल में भी आप लोकल नहीं होते जब तक के वेरीफाइड ऑफिसर जो कमेटी रहती है वो वेरीफाइड करती है। वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद वेरीफाइड पेपर मिल जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब आपको वेब ऑप्शन देने का मौका मिलेगा। सर, अब हम देखते हैं कि 13 तारीख हमारे सामने है, तमाम शराइत भी हमारे सामने है। अगर वो शराइत की भरपूर अदायगी हम नहीं कर पाए तो क्या वो काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं? देखिए, काउंसलिंग में अटेंड करने का जहाँ तक सवाल है,
गवर्नमेंट पैसे रखी है, ऑनलाइन दी है, जी हर कोई उसमें अटेंड कर सकता है, पैसे दे सकता है। अब सर्टिफिकेट को चूँकि यहाँ पर फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं है, जी हाँ आप अपलोड करने के बाद वो बेस पर करते हैं। आप लोकल नहीं है तो रिजेक्ट है, आप बीसी नहीं है तो बीसी में नहीं आते। जी। इनकम सर्टिफिकेट को रिएम्बर्समेंट हो रहा है नहीं हो रहा, तमाम सर्टिफिकेट को वो लोग वेरीफाइड करने के बाद आपको किस जिम्मे में आप आते हैं वेरिफिकेशन करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन फॉर्म भर देना आसान है, वेरिफिकेशन के बाद ही आपको वेब ऑप्शन देना होगा। वेब ऑप्शन के बाद आपके मार्क्स, आपके रैंक से आपको सीट अलॉट होगी। जी सर, आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो उससे पहले वाला या उसके बाद वाला वो होना ज़रूरी है, तो फिर उसके हम कैसे निकाल सकें? उसको ज़रूरी नहीं है, इनवैलिड हो गया। हाँ, वो invalid। लगाना नहीं है आपको, सिर्फ नया लगाना है। चूँकि देखिए, अब आप देखिए किसी कैंडिडेट के मार्क्स 482 थे, जी हाँ पहले वो 487 थे, जी। 5 मार्क्स कम हो गए, जी तो 487 वाला नहीं लगा सकते, 5 नंबर कम होने के बाद लगाना। जी। इसीलिए आपके पास स्कोर पर रिवाइज्ड हो, नीचे सुप्रीम कोर्ट का WP नंबर हो, और मार्क्स में पहले के मार्क्स में और ये मार्क्स में फ़र्क हो, रैंक में फ़र्क हो। मार्क्स में फ़र्क नहीं है, रैंक में बराबर फ़र्क जी। है, इसीलिए पहले की वैल्यू नहीं रहेगी, इनवैलिड हो जाएगा और यही चलेगा। सर, आपने जब ये तफसील बता रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि वैलिड और इनवैलिड के दरमियान में हम आ चुके हैं, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि तमाम दस्तावेज़ात होने के बावजूद अगर हम ये नहीं लगाते तो क्या हम इनवैलिड हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए वेरिफिकेशन ऑफिसर जो होता है, जितने सर्टिफिकेट आपको पूछे जाते हैं वो कितने कंप्लीट है। किसी की एज नहीं आ रही है, इनवैलिड होता है जी किसी के मार्क्स नहीं आते हैं, इनवैलिड होता है जी कोई अदर स्टेट का है, तो वो लोग आपको रिजेक्ट करना या सेलेक्ट करना या किस जिम्मे में किस कैटेगरी में डालना है अब करते हैं। जी। लोग अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। जी हाँ, तो यकीनन बड़ा संजीदगी का मसला है, बल्कि नज़ाकत वाला भी है, नाजुक भी मसला है। अगर आप इनवैलिड और वैलिड को समझ सकते हैं तो वो समझिए, तो उसके बाद जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपलोड कराइए, ताकि आपका साल ज़ाया ना हो जाए। आपको जिस रैंक की बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है तो वो है आपको एलिजिबल करा सकता है। सर, हम आखिर में बात करते हैं कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन की बात आपने की है, तो क्या तरीक़ाकार रहेगा और एहतियात क्या करना ज़रूरी है? सबसे पहले आप अपने मार्क्स देख के रजिस्ट्रेशन करवाएं। यहाँ पर 480 के ऊपर 470 तक बड़ी मुश्किल से MBBS आने के इम्कान हैं। जी BDS के लिए भी 400 तो कैसा भी क्रैश हो जाएगा। जी अब अगर आपके मार्क्स 200 हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपका पैसा वेस्ट होगा। जी अगर आप किसी स्पेशल रिजर्वेशन में नहीं है तो भी पैसा वेस्ट होता है। जी इसीलिए हम यही रहबरी करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपके मार्क्स क्या हैं, क्या इस मार्क्स पर हमको एडमिशन मिलता है, तभी करवाइए। चूँकि गवर्नमेंट तो दी है जिसके मार्क्स 127 के अबो रहेंगे वो रजिस्ट्रेशन करवाने का अहल है। जी। तो रजिस्ट्रेशन करवाना, सर्टिफिकेट को अपलोड करना, काउंसिलिंग में शरीक होना सब होते हैं, लेकिन जहाँ तक सीट मिलती है उसके लिहाज से करने से आपको फ़ायदा होगा, वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि इम्कानात, उम्मीदें वाबस्ता है, अगर रैंक उस बुनियाद पर नहीं है तो फिर दूसरा हम क्या तरीका अख्तियार कर सकते हैं? हाँ, आप जैसा कि बात किए मिस्टर मुनीर ने, अक्सर ये समझते हैं कि हमको उम्मीद है, इम्कान है, लोग नहीं आएंगे, एडमिशन मिल जाएगा, जी हाँ। मार्क्स 280 है, तो आपको दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आता। आप अपने आप को समझते हैं तो एक खाम ख्याली है। चूँकि कट ऑफ जो होता है सेम मार्क्स के बच्चे, सपोज इस बार 479 या 480 कट ऑफ गया तो उसके नीचे जो 478 के कई बच्चे रहते जी हैं, हाँ तो हमको क्या होता, उतनी लंबे गप में फ़र्क नहीं आता। अब गवर्नमेंट चूँकि फाइलें दी है तो आप अप्लाई करते हैं। जब आप वेरिफिकेशन के बाद जब लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिनके मार्क्स 127 है, वो भी इस पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जी हाँ। तो लोग क्या करते हैं, देखते नहीं, चलो कोशिश करेंगे या करा देंगे, इसलिए भरते हैं। सर, अब 13 तारीख लास्ट रखी गई, तो क्या वो एक्सटेंड होगी या फिर यहीं ख़त्म होगा? टाइम इम्कान नहीं, चूँकि जो शेड्यूल होता है ऑलरेडी लेट हो गया है। 5 मई को एग्ज़ाम हुआ, 4 जून को रिज़ल्ट आया और 4 अगस्त से काउंसिलिंग हुई। जी। 2 महीने यूँ ही गुजर गए, 4 जुलाई से 4 अगस्त तक 2 महीने हो गए। 2 महीने के वक्फे में अदलिया में फैसला चलता रहा, लोग इंतज़ार करते रहे। जी हाँ। अब लेट हुआ, इसीलिए अब शेड्यूल बढ़ाने की, नई तारीख देने की इम्कान नज़र नहीं आते। यकीनन इन तमाम सवालात की बुनियाद ये है कि अगर आप जो है इनवैलिड है या वैलिड है आपका सर्टिफिकेट, जो रैंक की बुनियाद पर आपको काउंसलिंग अटेंड करना है, जिसकी बुनियाद पर आपको सीट अलॉट होती है, तो उस बारे में आप गौर करें। और कुछ ऐसे जो हालात हैं जिसकी वजह से जो है ताख़ीर हो चुकी है, लेकिन अब मौके गनीमत है कि 13 तारीख से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी सीट हासिल करने की कोशिश करें, उन दस्तावेज़ात को जो है साथ रखें जो आपको ज़रूरत महसूस होती है उसमें। इसके लिए
मजीद कुछ आपके सवाल थे तो इनबॉक्स में ज़रूर दें और रोज़नामा सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था 7 शाम में से मुलाकात करें, काउंसलिंग के तरीक़ेकार से वाकिफ़ हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी गलती आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान का बाइस बना दे। इससे पहले कि आप मशवरे लें और मशवरे की बुनियाद पर आगे बढ़ें तो आपको वो मुकाम भी हासिल होगा जिसके मकसद के लिए आपने नीट इम्तिहान लिखा और क्वालिफाई हुए। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।